Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो आज हम इसके 1 to 10 एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अपने सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है ह्यूमंस रिप्रोड्यूस, तो हमें ऑप्शंस दी गई हैं एसेक्सुअली या सेक्सुअली। तो हमें पता है कि ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सो ह्यूमंस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, राइट? वेरी सिंपल वन। ओके, देन बी है ह्यूमंस आर ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। तो ओविपेरस कौन होते हैं, कौन से एनिमल्स होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली दीज आर एग लेइंग एनिमल्स। वहीं पर अगर हम विविपेरस की बात करें तो ये होते हैं जो दे गिव बर्थ टू यंग वंस, राइट? सो दे गिव birth to young ones, right? Simple। वहीं पर हम ओवोविविपेरस की बात करें तो अगेन what do they do? they lay eggs, ठीक है? लेकिन ये एग्स तो ले करते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो एग है ये कहाँ पर डेवलप होता है? ये होता है मदर के अंदर ही। ये एग जो है डेवलप होता है, इसका जो बेबी है वो डेवलप होता है, राइट? सो ह्यूमंस आर व्हाट? वी गिव बर्थ टू यंग वन, सो वी आर विविपेरस, राइट? बहुत ही सिंपल था। Okay, now coming on to C part, fertilization is dash in humans. Fertilization is internal in humans, ठीक है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा है इसके बारे में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है? जिसमें एग्स और स्पर्म्स जो हैं वो बॉडी से बाहर को रिलीज कर दिए जाते हैं और वो मिलते हैं। जैसे कि बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स में ऐसा होता है कि पानी में एग्स और जो स्पर्म है वो रिलीज कर दिए जाते हैं और वहीं पर पानी में ही वो कहीं मिलते हैं और उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल। स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड इनसाइड फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन अकर्स, राइट? बहुत ही सिंपल था। इसके बाद डी पार्ट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर। तो यहाँ पर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमंस में जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं या हैप्लॉयड होते हैं? तो हमें पता है कि वो हैप्लॉयड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बनते हैं मियोटिक डिवीजन से, ठीक है? तो मियोसिस होती है सेल्स में और वो उनसे हमें मिलते हैं गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो कि हैप्लॉयड होते हैं, राइट? जब मेल और फीमेल गैमेट, राइट, तो जब ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, ये दोनों हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है? इनकी प्लॉइडी एन है, राइट? अब जब ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो जो हमारे पास जाइगोट आएगा वो क्या होता है? वो डिप्लॉयड होता है। सिंपल। कमिंग ऑन टू ई पार्ट, जाइगोट इज। तो अभी हम यही डिस्कशन कर रहे थे। तो हमारे जो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं ह्यूमंस में, दे आर हैप्लॉयड एंड व्हेन दे फ्यूज टुगेदर, व्हेन फर्टिलाइजेशन हैपेंस एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड, एट दैट टाइम जाइगोट इज व्हाट? इट इज डिप्लॉयड, राइट? सो आई होप दीज आर क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं अपने एफ पार्ट पर। तो चलिए बच्चों बात करते हैं एफ पार्ट की। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मेच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड एज। तो जब हमारे फॉलिकल से एक ओवम रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, राइट? So it is ovulation. Then coming on to G part, ovulation is induced by a hormone called, तो
ओव्यूलेशन को कौन सा हार्मोन इंड्यूस करता है, ठीक है, कौन सा फीमेल हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है। तो शॉर्ट में अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे LH, where H is hormone and L is luteinizing, it is luteinizing hormone. Fine. So ovulation is induced by luteinizing hormone. Then coming on to H part. What is H part? The fusion of male and female gamete is called. जब मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं तो उनको हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? सो वी कॉल इट फर्टिलाइजेशन, राइट। तो हम उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, सिंपल। देन कमिंग ऑन टू आई पार्ट, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, अब हमने ये पढ़ लिया कि फ्यूजन को हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन एक्चुअली हो कहाँ रही है? तो सबसे पहली बात जो हमें पता है कि ह्यूमंस में ये हो रही है फीमेल बॉडी में, ठीक है। तो फीमेल में जो हमारा ओवम है वो रिलीज हो रहा है ओवरी से, और ओवरी से जो नेक्स्ट पार्ट है जो कनेक्ट कर रहा है वो एक ट्यूब है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब, राइट। सो इट इज फेलोपियन ट्यूब। अब हमें ये भी पता है कि ये जो फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पर सिर्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है, बेसिकली फ्यूजन हो रहा है। ये जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है ये 3 पार्ट्स में है, उसमें से जो हमारा मिडिल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है। तो एम्प्यूला में एक्चुअली फर्टिलाइजेशन हो रही है, right? Then coming on to I part, zygote divides to form dash which is implanted in the uterus. अब हमें पता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, ठीक है, तो हमारा बना जाइगोट। अब जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है, राइट। अब ये फर्दर डिवाइड कर, अब पहले तो इसमें माइटोसिस हुई थी, ठीक है, जिससे हमारे गैमेट्स बने थे। फिर जब ये दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज हुए तो क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट में फर्दर अब क्या हुआ? इनमें हुए माइटोटिक डिविजन्स, तो अंदर ही अंदर सेल बनते गए। तो जाइगोट से जब जाइगोट के सेल डिवाइड हुए, अंदर न्यूक्लियर डिवाइड हुए, तो हमारे पास है ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर के बाद मोरुला, और मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पर आएगा हमारा ब्लास्टोसिस्ट, राइट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, इट इज द स्टेज व्हेन दिस पर्टिकुलर, अब जाइगोट डिवाइड हुआ, जाइगोट ब्लास्टोमियर बना, ब्लास्टोमियर से मोरुला स्टेज आई, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आई। जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो तब ब्लास्टोसिस्ट जो है उस स्टेज पर आके इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में, ठीक है। जो हमारा यूट्रस होता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो यूट्रस की लाइनिंग में ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, राइट। कमिंग ऑन टू के, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड, तो वो स्ट्रक्चर जो फीटस को और यूट्रस को एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, वैस्कुलर कनेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, राइट। यही प्लेसेंटा है जो मदर और बेबी के बीच में एक कनेक्शन बना के रखता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है और वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद अ वेरी क्रूशियल पार्ट, दैट इज टेस्टिस। तो टेस्टिस जो होती हैं वो ह्यूमन मेल्स में पेयर्स में होती हैं और इनका काम होता है स्पर्म्स प्रोड्यूस करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो ये इसका मेन काम होता है और ये जिस कैविटी में होती हैं दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। और स्क्रोटम बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी की एक एक्सटेंशन होती है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है, ठीक है। इस स्क्रोटम में होते हैं टेस्टिस और स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से
2 to 3 डिग्रीज कम होता है, जिसकी वजह से टेस्टिस जो हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर पाती हैं। अगर स्क्रोटम का टेम्परेचर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हुआ तो दिस विल नॉट फेवर स्पर्म प्रोडक्शन बाय टेस्टिस, राइट। तो इसका स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 3 डिग्रीज कम होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। उसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एपिडिडाइमस। दैट इज व्हाट, दैट इज एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली एक ऐसे कॉइल सा रफ सा स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन मेल्स में। अब ये जो एपिडिडाइमस होता है ये एक कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो स्टोर होते हैं फॉर टेम्परेरी पीरियड, राइट। स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ हुए, टेस्टिस में। उसके बाद ये टेम्परेरीली स्टोर कहाँ हो रहे हैं, एपिडिडाइमस में, और यहीं से ये आगे डिस्चार्ज हो रहे हैं, यहीं से ये आगे पास हो रहे हैं, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज वास डिफरेंस। सो यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर, दिस इज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है, बेसिकली ये अगेन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, राइट। इसमें इतनी सारी ट्यूब्स इसलिए हैं क्योंकि स्पर्म्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उनको फाइनली कहाँ पर जाना है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, राइट। तो टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस हुए, स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए, टेम्परेरीली एपिडिडाइमस में स्टोर हुए। अब यहाँ से इनको लेकर जाएगा कौन, वास डिफरेंस, राइट। यहाँ से ये जाएंगे वास डिफरेंस, कहाँ पर कनेक्ट होगा ये जाके, ये होगा इजैक्यूलेटरी डक्ट तक। तो बेसिकली जो वास डिफरेंस है ये स्टार्ट हो रहा है हमारे एपिडिडाइमस से, जहाँ पर एपिडिडाइमस है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है इजैक्यूलेटरी डक्ट पे, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये वो डक्ट है जहाँ से स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, इजैक्यूलेट होते हैं, राइट, सिंपल। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, सो दैट इज व्हाट, दैट इज पेनिस, राइट। ये जो पेनिस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, राइट। मस्कुलर क्योंकि ये मसल से बना होता है और ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है, इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। मतलब जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, जो मेल गैमेट है उसको डिपॉजिट करने में, फीमेल गैमेट में उसको डिपॉजिट करने में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, सो दैट इज पेनिस, राइट। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट से रिलीज होंगे क्या, स्पर्म रिलीज होंगे, फिर वो जाएंगे थ्रू पेनिस, वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, राइट। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से अब हमने ये बात कर ली कि ये कहाँ से जाएंगे, ठीक है, थ्रू दिस ट्यूब, दिस इज व्हाट, दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा हमने पढ़ा था जब हमने क्लास 10 में लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था, तो हमने इसको पढ़ा था एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, राइट। तो उसमें हमने पढ़ा था कि यूरेथ्रा से क्या पास होता है, यूरिन पास होता है। यूरिन के साथ साथ, मतलब यूरिन तो पास करता ही है यूरेथ्रा, बट वो इजैक्यूलेटरी डक्ट से स्पर्म्स को भी कहाँ पर जाके पहुंचाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, राइट, ओके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ग्लैंस पेनिस। तो अब हमें पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका एक स्वॉलन सा एंड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी अगेन वेरी क्रिटिकल एंड वेरी क्रूशियल एंड वेरी डेलिकेट। तो इसको एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन जो है वो प्रोटेक्ट करती है एंड दैट इज कॉल्ड एज फोरस्किन, राइट, ओके। तो अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स की। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ जो मेन पैसेज में आ रहे हैं ग्लैंड, सिर्फ उन्हीं की बात नहीं करनी है। मतलब हमने पहले टेस्टिस पढ़ा, टेस्टिस के बाद क्या आएगा, स्क्रोटम आएगा, स्क्रोटम के बाद क्या आएगा, एक हमारा जो कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस, वो आएगा। वहाँ से स्पर्म्स को कौन कैरी करेगा, वहाँ से स्पर्म्स को कैरी करेगा वास डिफरेंस। उसके बाद वो कहाँ पर जाएंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट में, और इजैक्यूलेटरी डक्ट से थ्रू यूरेथ्रा वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर चले जाएंगे,
राइट, ये पढ़ा। अब हमने देखा है कि जब मतलब हमें पता है कि जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं तो ऐसा नहीं है कि अकेले स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं, उसके साथ कुछ सिक्रीशंस भी होती हैं, मतलब कुछ स्टिकी सिक्रीशंस भी होती हैं। तो वो कौन रिलीज करता है? वो रिलीज करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, राइट। तो वो कौन कौन से हैं? तो 3 ग्लैंड्स हैं, राइट। सो 3 ग्लैंड्स हैं हमारे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। तो SPB, राइट। तो सबसे पहले है सेमिनल वेसिकल्स। तो आप ये देखो, ये एक विंग जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट, दिस इज सेमिनल वेसिकल। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारा एक ग्लैंड आता है, राइट, ये वाला, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद एक छोटा सा ऑर्गन आता है, एक छोटा सा ग्लैंड आता है, दैट इज कॉल्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं। तो जब अगर आपको एक वेल लेबल्ड डायग्राम बोला गया है ड्रॉ करने को, तो आपको ये तीनों लेबल करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस क्वेश्चन में आई होप आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे कि हमने क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स को हमने लेबल करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमें लेबल्ड डायग्राम बनाना है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब तक आपको पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं बोला जाए क्वेश्चंस में, आप नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने मेजर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए, लेकिन जैसे अगर हम क्वेश्चन देखें तो दोनों क्वेश्चंस में कहीं भी हमें पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं बोला गया था, तो आप नहीं करेंगे, राइट। उसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे हमने मेल में पढ़ा था कि क्या होता है, टेस्टिस होते हैं, ठीक है, जो कि पेयर्स में होते हैं। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होते हैं, और ये ओवरीज भी किस में होते हैं? दे आर इन पेयर्स, right? So ovaries are in pairs. There are 2 ovaries in a female reproductive system. ये दोनों ovaries लिंक होती हैं किससे? fallopian tube से। तो ये जो आपको ट्यूब दिख रही हैं दोनों तरफ, this is what, this is fallopian tube. fallopian tube जो है वो किस में डिवाइड होती है? fallopian tube जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। isthmus, ampulla and infundibulum, राइट। तो एम्पुला वो रीजन है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कहाँ पर होती है? वो होती है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में? एम्पुला। एम्पुला मिडिल पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, ठीक है। इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड isthmus। सो एम्पुला में क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। देन ये दोनों ट्यूब्स जो हैं ये फर्दर कनेक्ट होती हैं जाके यूट्रस से। सो दिस इज अ यूट्राइन कैविटी और दिस इज यूट्रस, राइट। तो अब फर्टिलाइजेशन होगी एम्पुला में, फेलोपियन ट्यूब में। अब इसके बाद जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है वो कहाँ पर जाके इम्प्लांट होता है? वो होता है यूट्रस में इम्प्लांट, और यूट्रस में भी वो ग्रो होता है, राइट। तो यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वो होती हैं 3। फर्स्ट होती है पेरीमीट्रियम, बिल्कुल बाहर की। बीच वाली होती है मायोमीट्रियम, मिडिल लेयर। उसके बाद होती है एंडोमेट्रियम, मतलब बिल्कुल अंदर वाली वॉल। एंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन होता है? ये बेसिकली एक थिक लाइनिंग सी होती है, और इसका काम होता है इम्प्लांटेशन करना। यहाँ पर इम्प्लांटेशन होती है एंडोमेट्रियम में, और जो फिटस है वो ग्रो होता है, राइट। यूट्रस जो है वो फर्दर कनेक्ट करता है सर्विक्स को। एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है यूट्रस के नीचे लोअर रिप्रोडक्टिव पार्ट में, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, राइट। उसके बाद एक ट्यूब होती है जिसे हम बोलते हैं विजाइना, और इसे बोला जाता है बर्थ कैनाल, राइट। बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है जो हमें ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन में, ओके। तो इसे बर्थ कैनाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बार बेबी जो है वो फुली डेवलप हो जाता है मदर के अंदर, उसके बाद वो इसी बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आता है, okay. So I hope this is clear to you. Male and female reproductive system both are very clear to everybody. तो जब तक
डिस्क्राइब करने के लिए ना बोला जाए, आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन पार्ट्स को डिस्क्राइब करने में। ओके तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट टू मेजर फंक्शंस ऑफ ईच टेस्टिस एंड ओवरीज। तो टेस्टिस और ओवरीज के हमें फंक्शंस लिखने हैं, दो फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो टेस्टिस का पहला फंक्शन क्या है? टेस्टिस क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और इसका फंक्शन क्या होता है? मेल गैमेट प्रोड्यूस करना, स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करना। तो मतलब वहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, राइट। वहीं पर अगर हम बात करें तो इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है जो ऑलरेडी हमने सेकेंड क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। इसका काम है मेल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन। इसका काम है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करना, राइट। कमिंग ऑन टू आर फंक्शंस ऑफ ओवरी। तो ओवरी का फंक्शन क्या है? एग प्रोड्यूस करना, ओवम प्रोड्यूस करना, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे oogenesis। और दूसरा है इसका फीमेल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना, दैट इज एस्ट्रोजन, राइट। तो दोनों का फंक्शन है अपने अपने गैमेट प्रोड्यूस करना, राइट। और दोनों का फंक्शन है जो मेन हार्मोन है मेल और फीमेल से रिलेटेड वो प्रोड्यूस करना, राइट। ओके चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हमें स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। अगर हो सके तो आप इसमें डायग्राम भी बना दीजिए तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं। और अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मत बनाना, राइट। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, राइट। हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े थे, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये क्या होता है? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। सो इट इज प्रेजेंट इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब इनमें क्या होता है? इनके अंदर की तरफ लाइनिंग होती है, ठीक है। वहां उस लाइनिंग में दो तरह के सेल्स होते हैं। फर्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरे हैं सर्टोली सेल्स। तो बेसिकली ये देखो, ये है स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं और ये जो बीच में है ये है सर्टोली सेल्स। तो बेसिकली जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग है वो दो सेल से बनी होती है, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स, राइट। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसका क्या फंक्शन होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहीं पर इसी से बनते हैं मेल गैमेट, राइट। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये मियोटिकली डिवाइड करते हैं और ये बना देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये मियोटिकली डिवाइड कर देते हैं, ये बना देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद ये बना देते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है। अब ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये फर्दर मेटामॉर्फाइज करते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस होता है इनमें और ये बना देते हैं हमारा मेल गैमेट, स्पर्मेटोजोआ, राइट। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है बेसिकली जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो कहाँ पर होती है? वो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। ओके तो हमें स्पर्मेटोगोनिया का पता चल गया। दीज आर द मेल जर्म सेल्स जहां पर स्पर्म्स बनते हैं। वहीं पर अगर हम दूसरे साइड बात करें, हमने पढ़ा ना कि दो सेल्स की जो लाइनिंग होती है वो दो सेल्स की बनी होती है, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इन जर्म सेल्स को, ठीक है। ये जो जर्म सेल्स हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना किसका काम होता है? हमारे सर्टोली सेल्स का, राइट। अब हमने इसके अंदर का स्ट्रक्चर तो देख लिया कि क्या है। अब अगर हम देखें कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके बाहर क्या होता है? उसके बाहर कुछ यहाँ पर कुछ होते हैं इंटरस्टिशियल, यहाँ पर होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, और इन इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है? लेडिक सेल्स होते हैं। फाइन, कौन से सेल्स होते हैं? लेडिक सेल्स। और इन लेडिक सेल्स का फंक्शन होता है क्या? सिक्रीट करना, टेस्टोस्टेरॉन, राइट। टेस्टोस्टेरॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन है, राइट, मेल सेक्स हार्मोन है। तो वो कौन सिक्रीट करता है? वो करते हैं लेडिक सेल्स,
फाइन। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है सेमिनिफेरस टिब्यूल के स्ट्रक्चर की। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 सेज व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो उसमें हमने ब्रीफली ये डिस्कस कर लिया कैसे स्पर्म्स बनते हैं, राइट। तो बस वही हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, एक प्रोसेस है जिससे स्पर्म्स बनते हैं। ये स्पर्मेटोजोआ बनता है, राइट। स्पर्म्स बनते हैं या हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब ये स्पर्मेटोजोआ बनता किस चीज से है, तो याद करो फिर से अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में दो तरह के सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है इसी से बनता है हमारा स्पर्मेटोजोआ, राइट। तो देखते हैं कि कैसे बनता है। तो पहली बात, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स of the testes during puberty, right? So this is called what? Spermatogenesis. बहुत ही simple है। See, the formation of spermatozoa from spermatogonia in seminiferous tubules of testes at the time of puberty is called spermatogenesis. बहुत ही simple है, मतलब याद तो कुछ करना ही नहीं है, हमें पता है कि होता क्या होता है, कहाँ पर होता है, किससे क्या बनता है, किस टाइम पर बनता है, बस इतना सा लिखना है, राइट। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम देखते हैं कैसे, हमने डिस्कस किया था कि किससे बन रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पर होता है, ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, किसमें, टेस्टिस में, राइट। अब प्यूबर्टी पे क्या होता है, ये जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये माइटोसिस करते हैं, राइट। माइटोसिस करते हैं मतलब ये डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, ये माइटोसिस करते हैं। तो इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब क्रोमोसोम नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब माइटोसिस हुआ, बहुत सारे सेल्स बन गए, उनमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो स्पर्म्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, राइट। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी क्योंकि माइटोसिस हुआ तो इक्वेशनल डिवीजन है, तो जो प्लॉइडी है वो सेम रहेगी, डिप्लॉयड रहेंगे। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं दीज अंडरगो मियोसिस, ठीक है। मियोसिस वन क्या है, मियोसिस वन है एक रिडक्शनल डिवीजन, मतलब अब जो स्पर्मेटोसाइट से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अब जो भी बनेगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, राइट, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन हो रही है। पहले 46 क्रोमोसोम्स थे, अब वो रह जाएंगे 23, राइट। तो प्लॉइडी हो जाएगी N, राइट। अब बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉइड है। इसके बाद इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 2 एक इक्वेशनल डिवीजन है, जैसे हमारा माइटोसिस है वैसा ही हमारा मियोसिस है, मतलब क्रोमोसोम नंबर को अब कुछ नहीं होगा, बस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर स्पर्मेटिड्स बनेंगे जिनका प्लॉइडी होगी N, राइट। उसके बाद स्पर्मेटिड्स के बाद क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ, बेसिकली हमारा स्पर्म सेल, राइट। तो इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी N। तो ये कंफर्म हो गया ना। हम स्टार्टिंग में हमसे पूछा था कि कौन से, मतलब हमने ये पढ़ा था चैप्टर में कि कौन जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं कि हैप्लॉयड होते हैं, वो होते हैं हैप्लॉयड, राइट। तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया है ना, मैथ्स की तरह प्रूफ भी कर दिया। ओके तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है डिफरेंशिएशन, राइट। यहाँ पर डिफरेंशिएशन होती है और जो स्पर्मेटिड्स हैं वो स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, और इस तरह हमारा पूरा प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ तो बन गया, राइट। एक छोटी सी टर्म है जिसको हम इसी के साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारा स्पर्मेटोजोआ तो बन गया, अब इसका जब रिलीज होगा, हमने पढ़ा है ना इजैकुलेटरी डक्ट में आएंगे, वास डिफरेंसर से इजैकुलेटरी डक्ट में आएंगे और वहां से ये रिलीज भी हो जाएंगे, राइट। तो कैसे आएंगे, जो प्रोसेस है रिलीज का टेस्टिस से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसको हम क्या बोलते हैं, उस रिलीज को बोला जाता है
स्पर्मिएशन, राइट, तो उसे बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। सिंपल। अब जब तक स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज नहीं होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तब तक स्पर्म का जो हेड होता है वो सर्टोली सेल में ही डिप रहता है, ठीक है, एक तरह से डिप रहता है, उसी में रहता है। हम इसका स्ट्रक्चर भी करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो कुछ ऐसा होता है, ये हेड होता है, ये वाला टेल वाला पोर्शन होता है, राइट, यहाँ बीच में वो माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। तो ये जो पार्ट है ये सर्टोली सेल्स में डिप रहता है। सर्टोली सेल्स का हमने क्या फंक्शन पढ़ा था कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इन स्पर्मेटोजोआ। फाइन, सिंपल एंड क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 सेज नेम द हार्मोन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ते आ रहे, पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फिर हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा, ब्रीफली डिस्क्राइब किया कि कैसे कैसे मतलब कौन कौन से स्टेप्स में स्पर्म्स बनते हैं, राइट, कैसे स्पर्म बनते हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब हमसे पूछा गया है कि वो कौन से हॉर्मोन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। तो हमें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी पे, ठीक है। तो प्यूबर्टी पे क्या होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, राइट। अब स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे ही क्यों स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ ये सारा एक हार्मोन्स का खेल है एक तरह से, राइट। तो सबसे पहले एक हार्मोन होता है GnRH, तो इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सब आपको पता है, राइट, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, और ये हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है, ये प्यूबर्टी पे रिलीज होता है, उसके बाद ये एंटीरियर तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और ये स्टिमुलेट करेगा इन टर्न LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH, राइट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स को ये स्टिमुलेट करेगा कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है, अब अपना काम करना स्टार्ट कर दो। तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, राइट, हमने पढ़े थे लेडिक सेल्स, कहाँ पढ़े थे, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर याद करो, उसकी जो आउटर लाइनिंग थी उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स, उनका क्या काम था, एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करना। तो ये एंड्रोजन्स को बोलते हैं कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे कि लेडिक सेल्स क्या करते हैं, अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जब लेडिक सेल्स अपना काम करना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या सिक्रीट करेंगे, वो बेसिकली सिक्रीट करेंगे एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन्स के सिक्रीशन से क्या होगा, जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस इंसान में आने लगेंगे, राइट, जैसे कि फेशियल हेयर है, होर्स वॉइस है, जो भी सारे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस इंसान में आने लगेंगे एट प्यूबर्टी, राइट। तो इसीलिए प्यूबर्टी पे वो आवाज चेंज होना, राइट, फेशियल हेयर की ग्रोथ होना इसीलिए होता है ड्यू टू दीज एंड्रोजन्स। और इन एंड्रोजन्स को कौन सिक्रीट कर रहा है, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स को बोल कौन रहा है कि तुम ये काम करो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उनको स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, वो रिलीज कर रहे हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दूसरा हार्मोन है FSH, उसका क्या काम है, FSH, अब आपको एक और सेल्स याद होंगे, हमने एक और सेल्स पढ़े हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वो थे सर्टोली सेल्स, उनका काम था नरिशमेंट प्रोवाइड करना हमारे स्पर्म सेल्स को, राइट। तो FSH का क्या काम है, FSH जो है वो एक्ट करते हैं दूसरे सेल्स पे जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है, वो एक्ट करेंगे सर्टोली सेल्स पे, और ये सर्टोली सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट करेंगे सिक्रीशन को, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, तो सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और उससे क्या स्टार्ट होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा, मतलब स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो बेसिकली सर्टोली सेल्स कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है,
राइट। सो दिस इज वाई जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्यूबर्टी पे आना शुरू होते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन भी प्यूबर्टी पर ही स्टार्ट होती है, राइट। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मेन क्या है, सबसे पहले है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वो हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, वो हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है। हाइपोथैलेमस इस हार्मोन को बोलेगा कि अब तुम जाओ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, वहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, फर्दर दो हार्मोन्स को रिलीज कर देगा, राइट। इसको एक फ्लो चार्ट बना लो, जैसे यहाँ पर बना हुआ है रफ सा फ्लो चार्ट। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एल फॉर ल्यूटेनाइजिंग, एल फॉर लेडिक, तो वो सीधे से लेडिक सेल्स के पास जाएगा, राइट। लेडिक सेल्स को बोलेगा कि तुम एंड्रोजन रिलीज करो, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं सारा, जब हमने क्या पढ़ा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर, राइट। तो एल फॉर ल्यूटेनाइजिंग, एल फॉर लेडिक, तो वो बोलेगा जाओ लेडिक सेल्स अब एंड्रोजन रिलीज करो और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को उभर उभर के बाहर लेकर आओ। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, वो चला जाएगा सीधे सर्टोली सेल्स के पास, ठीक है, FSH, एस फॉर सर्टोली, तो एस सीधे से सर्टोली सेल्स के पास जाएगा और वो उनको बोलेगा कि अब तुम बोलो इन स्पर्मेटोगोनियम को फटाफट से क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट करो, कुछ फैक्टर्स रिलीज करो और तुम बताओ स्पर्मेटोगोनिया को कि अब तुम स्पर्म्स बनाना स्टार्ट कर दो, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, ये याद रखना, राइट। नहीं तो हम थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, कौन सा हार्मोन कहाँ है। तो इसको एक फ्लो चार्ट बनाओ, आप कभी भी नहीं भूलोगे। फाइन, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो हमने दो क्वेश्चन पहले पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, राइट। उसी में हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोगोनिया होता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है, वो सेकेंडरी बनता है, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फाइनली हमारा स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो उसी में हमने ये दोनों छोटे छोटे से प्रोसेस पढ़े थे। तो हम इनको डिफाइन करते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस होता है जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन एक्चुअली एक रिलीज प्रोसेस है जिसमें स्पर्म्स रिलीज होते हैं कहाँ से, सर्टोली सेल से इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म का हेड होता है ना, वो सर्टोली सेल में ऐसे डिप होता है, राइट। अब जब ये उन सर्टोली सेल से जब ये स्पर्म्स रिलीज होंगे, राइट, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, राइट। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्पर्म। तो हमें स्पर्म का एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है। तो अगर हम स्पर्म की बात करें ना, तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हेड, राइट, उसके बाद है मिडिल पीस और यू कैन से नेक एंड थर्ड है टेल, राइट। इन 3 पार्ट्स में हम स्पर्म को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर है हेड। हेड में होता है एक्रोसोम, राइट, ये बाहर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसमें वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, एग को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं स्पर्म की, राइट। उसके बाद इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, वही क्रोमोसोम्स, वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें अपने फादर से मिलते हैं, राइट। वो कहाँ पर होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन द हेड, राइट। उसके बाद आता है नेक वाला पोर्शन। नेक वाले पोर्शन में होता है मिडिल पीस और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। इन माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। हमने पढ़ा है ना सेल वाले चैप्टर में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो वैसे ही यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी पावर हाउस है इस सेल का। तो इसमें क्या होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी क्यों प्रोवाइड करता है, अब हमें पता है कि मेल्स में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इनको फर्टिलाइज करने के लिए कहाँ पहुंचना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये उसे मूव करने के लिए, उसको स्विम करने के लिए थ्रू आउट दिस सिस्टम स्विम करने की एनर्जी देता है,
राइट, ओके। फिर हमारा लास्ट है टेल वाला पोर्शन। तो टेल वाला जो पोर्शन है, टेल का क्या काम है, इसको हेल्प करना मूवमेंट में, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। और फिर वही बात, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, जब तक आपको ना बोला जाए कि डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ द स्पर्म, तब तक आपको डिस्क्राइब नहीं करने हैं। ये तो क्योंकि हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, राइट, हम एग्जाम तो नहीं लिख रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हमने जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इन्हेंस करने के लिए हमने ये थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लिया, राइट। तो हेड, नेक एंड टेल, राइट। हेड में क्या है, हेड में एक्रोसोम है, जहां पर एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसके एग को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें वो जीन्स होते हैं जो हमें अपने फादर से मिलते हैं। फिर आता है हमारा नेक। नेक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी देता है स्विमिंग के लिए, ताकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकल कर ये स्पर्म्स ट्रैवल कर सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में और वहां पर जाके एग को फर्टिलाइज कर सके, राइट। उसके बाद है टेल। टेल क्या करता है, टेल मूवमेंट में हेल्प करती है, राइट। वेरी सिंपल, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा के मेजर कंपोनेंट्स है क्या। सबसे पहली बात, इसमें जितने भी हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इन सब की सिक्रीशंस होती हैं इस प्लाज्मा में, राइट। हमने पढ़ा था ना कि स्पर्म्स तो बन गए, अब उनको ट्रैवल करते हुए जाना है, ठीक है। तो वो एक स्टिकी सा लिक्विड होता है, राइट। तो वो ऐसे ही ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो वो स्टिकी जो हमारा लिक्विड है उसमें बहुत सारी सिक्रीशंस होती हैं और उनमें जो मेजर ये सिक्रीशंस रहती हैं ये रहती हैं इन एक्सेसरी ग्लैंड्स की। इसके सिवा इनमें होते हैं म्यूकस, राइट। इसमें म्यूकस होता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं। फाइन। सो ये हैं हमारे कंपोनेंट सेमिनल प्लाज्मा के। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बच्चों आज हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अब तो जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स थे ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।